Hi everyone, a very good evening to all of you. My name is Ashna and आज के सेशन में हम अपना लास्ट सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं which is पेपर 1 सेक्शन बी. पेपर 1 सेक्शन बी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. कुल मिलाकर के वी हैव 11 टॉपिक्स जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में हमें कवर करनी है. तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसके साथ में शुरुआत करेंगे. हमारा पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, इंडियन नेशनलिज्म. इंडियन नेशनलिज्म. अब ये जो टॉपिक है आपका, ये मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो उसके साथ में ओवरलैप करता है. इसीलिए बहुत सारे ऐसे इसमें आपको सब टॉपिक्स मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर जो आपने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे. बावजूद इसके हम कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे उन सारे टॉपिक्स को आज की क्लास में. एंड एट द सेम टाइम जो हमारे लिए सबसे यूनिक यहाँ पर होने वाला है वो है एक्सपर्ट ओपिनियन, यानी कि इन सभी टॉपिक्स पे जो कमेंट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं. क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा. फैक्चुअल थोड़ा एनालिटिकल पार्ट जो है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे ही. वैसे तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो एनालिटिकल पार्ट भी आपका आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. तो इंडियन नेशनलिज्म का ये जो पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, उन सब टॉपिक्स को हम लिस्ट डाउन करेंगे. सबसे पहले यहाँ पर जो सब टॉपिक हमें फोकस यहाँ पर करना है, आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. टॉपिक नंबर 1 को, पहला टॉपिक यहाँ पर आता है कि हमें डिस्कस करनी है सभी की सभी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, यानी कि किस तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई जिसके लिए वजह से भारत में फ्रीडम लाया जा सका, आज़ादी मिली हमें. तो फ्रीडम स्ट्रगल के समय पे जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो भारत के लीडर्स जो हैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे थे ताकि भारत को आज़ादी मिल जाए. फिर आपका जो सेकंड सब टॉपिक आता है वो है यहाँ पर किस तरीके की मूवमेंट्स फॉलो की गई. ठीक है, तो यानी कि टॉपिक नंबर 1 में 2 सब टॉपिक्स आते हैं. पहला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और दूसरा मूवमेंट्स. अगर हम सब टॉपिक्स में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब कि संवैधानिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से किस तरीके से भारत में बदलाव लाई जाने की कोशिश की गई कि भारत में जो है आज़ादी मिल सके. आज़ादी तो नहीं कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, बट ये एक तरीके की पहली पहल थी, यानी पहला कदम था आज़ादी की तरफ. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी. ऐसा नहीं है कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिर्फ उन सभी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ को आप भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में काउंट करें. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हालांकि एक लिमिटेड स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उस समय पे हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी. इसीलिए अगर इसको स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी भी कहा जाए तो वो अपने आप में बिल्कुल सही होगा कि वी वर एटलीस्ट बेटर ऑफ. कुछ ना होने से कुछ डेवलपमेंट होना बेहतर था. खैर, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि गांधी जी पिक्चर में आते हैं और फिर शुरू होता है मास सत्याग्रह. और गांधी जी के पिक्चर में आने के बाद जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज या मूवमेंट्स, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आता है और साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में. तो ये हमें यहाँ पर कवर करना है. फिर जब हम पर्टिकुलरली बाकी सभी मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं तो वहाँ पर कौन से सब टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, तो यहाँ पर आती है पहले मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स.
इसको समझेंगे। इसके अलावा हमारे सिलेबस में सेकेंड मूवमेंट जो है दैट इज पीजेंट मूवमेंट्स, एंड नेक्स्ट वी हैव इज वर्कर्स मूवमेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट है जो सिलेबस में लिखी नहीं गई है लेकिन पूछी जाती है, एंड दैट इज वुमेन्स मूवमेंट, राइट। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं जो हमें टॉपिक नंबर 1 में पढ़ने हैं। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से आए हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत सारी, जैसे 1857 का जो स्ट्रगल है उसको लेकर के क्वेश्चन आया है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेकर के। तो ये सारे आपके जो हैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज एंड मूवमेंट्स का पार्ट है, यानी कि टॉपिक 1 का पार्ट है। लेकिन इन सब टॉपिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, क्योंकि टॉपिक का नाम हमारा क्या है, इंडियन नेशनलिज्म। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी या देशभक्ति की जो फीलिंग होती है, कॉमन आपके कुछ कल्चर या हिस्ट्री, लैंग्वेज, इस तरीके की एक फीलिंग होती है, राइट। तो इसीलिए जब भी नेशनलिज्म को आपको डिफाइन करना हो, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, तो यहाँ पर आप 2 इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। पहला आप नेशनलिज्म को लेकर के कहेंगे कि इट इज़ अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, यानी कि एकता की हमें फीलिंग आती है, एंड साथ ही साथ शेयर्ड एस्पिरेशंस हैं, यानी कॉमन एस्पिरेशंस हैं। तो भारत के जो लोग हैं उनकी शेयर्ड एस्पिरेशंस हैं और फीलिंग ऑफ यूनिटी की एक ही आइडेंटिटी का पार्ट है, एक तरीके से एक नेशन का पार्ट है, राइट। तो वो फीलिंग को हम इंडियन नेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। सो नेशनलिज्म का जो आइडिया है ये इतना ज़्यादा भारत में क्यों डिस्कस किया जाता है? इसका कारण है कि भारत में ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन किया था, जिसकी वजह से भारत की सामाजिक, भारत की आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस सभी एस्पेक्ट्स को जो है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। तो कॉलोनाइजेशन के चलते भारतीय लोगों ने जो ऑपरेशन फेस किया है कॉलोनियल रूल के तहत, उनको समझ में आने लग गया था, रियलाइज़ होने लग गया था कि उनके कॉमन स्ट्रगल्स हैं, और इस वजह से एक ऐसा देश आप कह सकते हो, कैसे ब्रिटिशर्स तो जब भी इंडिया को रेफ़र करते थे एक जोग्राफिकल टर्म की तरह रेफ़र करते थे। पॉलिटिकली वो इंडिया को कभी भी जागरूक नहीं समझते थे, जोग्राफिकली जो है इंडिया को हमेशा रेफ़र किया जाता था। और क्योंकि भारत एक डाइवर्सिफाइड नेशन है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, इस कॉमन स्ट्रगल की वजह से जो वो फेस कर रहे थे कॉलोनाइजेशन की चलते, वो सारे ग्रुप साथ में आ जाएंगे और वहाँ से जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो पनप जाएगा। तो मॉडर्न फॉर्म में जो नेशनलिज्म का आइडिया है भारत में, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत होती है 19th सेंचुरी में, ठीक है। 19th सेंचुरी में शुरुआत इसकी होती है, और उसका बेसिक कारण यही है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जिस तरीके से भारत में राज कर रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी, एंड उसके चलते जो है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होंगे, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, पश्चिमी सभ्यता का क्या इन्फ्लुएंस हुआ, उन सब के चलते हमारे भीतर, हमारे अंदर जो है एक नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हो जाएगी। तो याद रखना है 19th सेंचुरी से
जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म है, इसकी शुरुआत होती है और उसका कारण है ब्रिटिश रूल। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से इंडियन नेशनलिज्म जो है इस्टेब्लिश हुआ या राइज किया उस समय पे, तो बहुत सारे कारण थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हम सामाजिक या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इस तरीके के एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो फॉलो की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन सारे कारणों की वजह से अल्टीमेटली एक नेशनलिज्म की फीलिंग एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट निकल के आती है। अब एग्जाम्पल अगर आपको दें तो पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो भारत में पॉलिटिकली 1885 ये वो साल है 19th सेंचुरी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह इमर्ज हुई जिस वजह से काफ़ी सारे लीडर्स हमें मिले जिन लोगों ने नेशनल मूवमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया, और यही लीडर्स थे जिन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को भी प्रमोट किया। देखिए, एक बात तो साफ है कि ब्रिटिशर्स जो हैं पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जिस तरीके से रूल कर रहे थे, यूनिफिकेशन तो होना ही था, जो कि हुआ भी ब्रिटिशर्स की तरफ से। और इस यूनिफिकेशन के चलते जो हमारे अलग अलग राज्य हिस्से थे, अलग अलग रीजन्स थे, वहाँ के लीडर्स सब इकट्ठा हो गए, सब साथ में आ गए एंड दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग द पॉलिटिकल आइडियाज़। और पब्लिक ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे जो है वो ऑर्गेनाइज करने लगे। तो ये एक कारण है कि नेशनलिज्म की फीलिंग इस तरीके से राइज हुई। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो आपको दिखेगा कि इंडियंस के जो इंटरेस्ट थे वो अलग थे और जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट था वो अलग था। अब हमें ये पता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है भारत में जो पैसा था वो सारा जो है ब्रिटिशर्स अपने उस रेवेन्यू को जनरेट करके पूरा जो है लंदन में, ब्रिटेन में जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा था। जो इनके ऑफिसर्स हुआ करते थे उनकी सारी सैलरी जो है उसी रेवेन्यू से पे की जाती थी। इनफैक्ट वो रेवेन्यू भारत की जनता को गवर्न करने के लिए और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए था। क्योंकि जब आप रेवेन्यू लेते हो या जिसको हम कहते हैं टैक्स, तो वो पैसा लिया जाता है सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं उनके लिए, बेटर सर्विसेज। जैसे आज के समय पे भारत सरकार अगर आपसे टैक्स ले रही है तो बदले में काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। सरकारी अस्पताल हैं या रोड्स बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट। तो ये कारण है क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ ऐसी थी कि अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि ये एक्सप्लॉइट कर रहे थे क्योंकि भारत को, तो इकोनॉमिकली इनको क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा। और इस इकोनॉमिक क्रिटिक में जब इनकी आलोचना की जाने लगी, वहाँ पर भी एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म लोगों के बीच में डेवलप हुआ। तो पॉलिटिकली लोग साथ में आने लगे, इकोनॉमिकली कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना या एक शेयर्ड एस्पिरेशंस की भावना जागने लगी। सिमिलरली उस समय पे जिस तरीके की समाज में डेवलपमेंट हुई है एंड रिलीजन में जिस तरीके की डेवलपमेंट्स देखी गई और जिस तरीके की एजुकेशनल पॉलिसीज़ को ब्रिटिशर्स प्रमोट करते थे, इसने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि इन सभी वजह से भारत के अंदर आपको एक मिडिल क्लास राइज करती हुई दिखेगी। ये जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थी, इन्होंने एजुकेशन और सोशल मूवमेंट्स में, क्योंकि जो रिफॉर्म वहाँ पर हो रहे थे उस समय पे, उनसे ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए और वहाँ से देशभक्ति की भावना और भी ज़्यादा जागरूक हुई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर याद हो, 1813 में एक चार्टर लाया गया था
जिसके तहत जो भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको अलाउ किया गया था, उनको फंडिंग भी दी गई थी, ठीक है, एजुकेशन वगैरह के लिए भी। एंड ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इनके थ्रू एक ऐसी क्लास हमें देखने को मिली भारत में जो ग्लोबल कंडीशंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई। यानी कि जब आपको इस तरीके की वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी तो ऑब्वियसली जो ग्लोबल आइडियाज़ हैं आप उससे एक्सपोज हो जाएंगे, आपको नई नई बातें पता चलेंगी, राइट, आपका दिमाग खुलेगा, या यू विल बी यू नो मोर रैशनल इन दोज सेंस। तो ये चीज़ जो है वो देखी गई। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के आने के बाद आपको याद हो कि समाज में कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स या इस तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, जैसे कि सती प्रथा, भारत में विडोज़ के साथ में किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, राइट। तो इन सब को बैन कर दिया गया। तो जब इस तरीके की रिफॉर्म मूवमेंट्स देखी गई तो इसके चलते भी अलग अलग सेक्शंस के जो लोग हैं समाज के वो सब साथ में आएंगे और एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होगी। सिमिलरली ब्रिटिशर्स जो अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते थे तो वो इंग्लिश का यूज़ बहुत करते थे, इंग्लिश में पढ़ाया करते थे, और इस वजह से जो इंडियंस थे वो अब समझ पा रहे थे, क्योंकि जब आप एक कॉमन मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग रीजन्स, भारत में कितनी डाइवर्सिटी है, आपको वो समझने में आसानी होती है। इसके अलावा जो भी डिस्क्रिमिनेशन या जो भी रेशियल एरोगेंस, जो भी रेसिज्म आप ब्रिटिशर्स की तरफ से देखेंगे उस समय पे किया गया, अल्टीमेटली इंडियंस को रियलाइज़ हुआ कि जस्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, फेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यूरोपियन लोगों से जस्टिस और फेयरनेस एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है। और ये भी एक कारण है कि इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग राइज हुई। एंड नेशनल आइडेंटिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बंगाल स्कूल के अबिंद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने जो है हिस्टोरिकल रिसर्च पे फोकस किया। इस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई हैं जिस वजह से अल्टीमेटली भारतीय लोगों में इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर के जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, और साथ ही साथ क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की ये भारत में एस्टैब्लिश हुई। अब इंडियन नेशनलिज्म की जब भी बात की जाती है तो अलग अलग स्कॉलर्स के यहाँ पर पर्सपेक्टिव समझे जाते हैं कि स्कॉलर्स का इंडियन नेशनलिज्म को लेकर के कि भारत में एक्चुअली में देशभक्ति की फीलिंग थी या नहीं थी, उसको लेकर के पर्सपेक्टिव्स आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो हमारे पास आता है वो है वेस्टर्न स्कॉलर्स का, कि एक्चुअली में जब हम स्टडी करते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स भारत की जो देशभक्ति की फीलिंग थी उस पर क्या कहते हैं, तो आपको ये पता चलेगा, आप वेस्टर्न स्कॉलर्स इनको कह सकते हैं या आप इनको कह सकते हैं कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस। यानी कि उस समय पे जब भारत जो है कॉलोनी हुआ करता था तो उस समय के जो इतिहासकार हैं या जो कॉलोनियलिज्म पे लिखते हैं बेसिकली वो भारत के नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट पे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव माउंट स्टुअर्ट, एलिफेंस्टन, एंड इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पर हेनरी एलियट, यू विल ऑल्सो गेट W हंटर। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, या वी स्मिथ हो गए, विंसेंट स्मिथ हो गए, और इनका कहना था about the colonialist perspective about whether India was having its feeling of nationalism or not. Well, they say कि भारत में कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। सो इन नाम के अलावा जैसे माउंट स्टुअर्ट हो गए, इसके अलावा हेनरी एलियट हो गए, वी हैव जॉन स्टार्ची and we have John Seeley.
और सीले, व्हाटएवर, आप ये जो है स्पेलिंग याद रखेंगे। दीज टू नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे ये। तो ये वो थिंकर्स थे, ये वो हिस्टोरियंस थे जिनका ये कहना था कि भारत में जो लोग एग्जिस्ट करते थे उस समय पे, भारत को एज अ यूनिफाइड कंट्री, एज अ यूनिफाइड नेशन नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट ये कहते हैं कि भारत इतना डाइवर्सिफाइड था, भारत में आज भी क्योंकि डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, इस वजह से इनका ये कहना है कि भारत में उस समय पे डिसयूनिटी एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि डाइवर्सिटी है, कॉमन ज़्यादा कल्चर नहीं होगा, कल्चर इन द सेंस कि कॉमन लैंग्वेज नहीं है, कॉमन रिलीजन नहीं है, उस सेंस में जो कॉलोनियल थिंकर्स हैं वो बात किया करते थे। तो इनका कहना था कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे जो भारत था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी और डिसयूनिटी एग्जिस्ट करती थी। इस वजह से इंडिया वाज नॉट सीन एज अ यूनिफाइड नेशन। तो ये डाइवर्सिफाई जो टर्म है, ये जो डाइवर्सिटी टर्म है, इस कीवर्ड को जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं इसको यूज़ करके, दे ट्राई टू जस्टिफाई कि भारत में कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, यानी कि भारत एक नेशन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट ने मोमेंटम गेन किया, जैसे कि 1885 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, तो लेट 19th सेंचुरी में एंड 20th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से नेशनल मूवमेंट मोमेंटम गेन करेगी, तब जॉन स्टार्ची एंड जॉन सीली जैसे थिंकर्स कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं उस समय पे कि भारत में एक नेशन बनाना इम्पॉसिबल होगा। दे बिलीव दैट फॉर्जिंग अ नेशन, कि एक कॉमन जो होती है ना देशभक्ति की फीलिंग लाना, तो अकॉर्डिंग टू देम फॉर्जिंग अ नेशन इन इंडिया वॉज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट था। क्यों? क्योंकि ये कहते थे कि भारत में एक बहुत बेसिक चीज़ है जो लैकिंग है, वो ये है कि भारत में जो है अल्टीमेटली एक नेशन की जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हिस्टोरिकली भी देखा जाए या आने वाले फ्यूचर में, वो हमेशा ही लैकिंग रहेंगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्ट्रेंथन होती रहेगी, तो हिस्टोरियंस कुछ ऐसे भी आएंगे जो इसको काउंटर करेंगे। तो बेसिकली जो है यहाँ पर कुछ ऐसे थिंकर्स का आप नाम लिख सकते हो, या इसके अलावा आप और भी थिंकर्स हैं, मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे एक थिंकर आते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन। अब जो बेनेडिक्ट एंडरसन हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव है? वेल, ये मानते हैं कि भारत में नेशनलिज्म नहीं था, लेकिन और नेचुरली नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ उसके बाद भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग आई है, आफ्टर द ब्रिटिश रूल हैज़ कम। और ये कहते हैं कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है भारत में आई, इट वॉज रियल एंड इट वॉज अ टैंजिबल कॉन्सेप्ट। मतलब आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग भारत के अंदर राइज करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवेज इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से भारत में एक कोने की दूसरे कोने से कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो एक तो वो कारण था, दूसरा प्रिंट मीडिया लाया गया और इसके चलते भी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग ब्रिटिश रूल के बाद आई है, ऐसा बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं। फिर नेशनलिज्म को लेकर के वी हैव वैलेंटाइन चिरोल, और इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि भारत में
नेशनलिज्म का कोई फीलिंग नहीं है। ये कहते हैं कि भारत जो है इट इज़ नथिंग बट अ जियोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट, यानी कि भारत को अगर दुनिया में देखा जाए तो ऐसा ना देखा जाए कि वो एक एक नेशन की फीलिंग है या कॉमन वहाँ पर लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी या इस तरीके की चीज़ें रखते हैं। रादर ये कहते हैं कि इंडिया एक जोग्राफिकल कंस्ट्रक्ट था। इंडिया वॉज जस्ट अ जोग्राफिकल स्पेस। अगर आप टर्म देखेंगे ना इंडिया, तो वैलेंटाइन चिरोल कहते हैं अबाउट द टर्म इंडिया, ही सेज दैट ये टर्म अपने आप में अगर देखेंगे ये कोई जेन्युइन नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इंडिया वर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएशन को रेफर करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएशन, यानी कि ब्रिटिशर्स ने भारत को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से यूनिफाई किया है। वहाँ पर कोई जेन्युइन नेशन वाली फीलिंग नहीं थी। ये इनका कहना है that there was no feeling of genuine nation in India. It was rather administrative creation. तो एक्चुअली में जो वैलेंटाइन चिरोल हैं इनकी एक किताब है, किताब का नाम है इंडियन अनरेस्ट, और इस किताब में ये लिखते हैं कि इंडिया was just a geographical expression which was created by the British. एक्चुअली में जो साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है आज के समय पे जो आपको दिखेगा, ज़्यादातर ये ब्रिटिशर्स ने इसको काफ़ी प्रोमिनेंट बताया। उसका कारण यही है कि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, अलग अलग रेसेस, अलग अलग कास्ट एंड क्रीड्स एग्जिस्ट करती थी, एंड दिस मेड इट इम्पॉसिबल कि भारत एक नेशन की फॉर्म में इवॉल्व हो। और इसीलिए वैलेंटाइन कहते हैं कि इंडिया वॉज इनहेबिटेड बाय वेरियस नेशंस। इंडिया में अपने आप में ही आपको बहुत सारे देश मिल जाएंगे क्योंकि लैंग्वेजेस अलग हैं, रेशियल डिफरेंसेस बहुत हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिया में कुछ भी आपको नेशनल नहीं दिखेगा या कोई ऐसा नहीं दिखेगा कि जहाँ पर प्रॉपर यूनिटी हो। तो इसीलिए वी हैव वैलेंटाइन, जिनको आप इसके एंटी आर्ग्यूमेंट में ले सकते हैं बेनेडिक्ट एंडरसन के, या फिर हमारे पास हिस्टोरियन या जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव है उसमें एक और थिंकर आते हैं, वी हैव क्रिस्टोफर बेल। अब ये जो क्रिस्टोफर बेल हैं ये क्या कहते हैं नेशनलिज्म को लेकर के? वेल ये कोशिश करते हैं कि भारत का जो नेशनलिज्म का आइडिया है उसको एंशियंट इंडिया से, जो प्राचीन काल में भारत हुआ करता था, उसके साथ में किसी तरीके से कनेक्ट किया जाए। तो ये कहते हैं कि क्रिस्टोफर बेल, इनका ये कहना है कि एंशियंट इंडिया को अगर आप देखोगे तो एंशियंट इंडिया में आपको गुड गवर्नेंस देखने को मिलेगी, या वहाँ पर भी पेट्रियोटिज्म की फीलिंग, जो देशभक्ति की फीलिंग थी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्योंकि ये चीज़ें एंशियंट इंडिया में भी एग्जिस्ट करती थी, तो यही चीज़ मॉडर्न भारत में भी आगे जा कर के ट्रांसलेट होगी, यानी कि आपको देखने को मिलेगी। तो अल्टीमेटली वी हैव थिंकर्स लाइक बेनेडिक्ट एंडरसन, जो कहते हैं कि भाई पहले नहीं थी लेकिन ब्रिटिश रूल के आने के बाद नेशनलिज्म आया, लेकिन क्रिस्टोफर बेल जैसे थिंकर्स कहते हैं कि नहीं, एशियंट इंडिया से कनेक्टेड है, उस समय पे भी ये फीलिंग थी तो बाद में भी रही। लेकिन अगर एंटी में आपको कोई आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है तो आप इनको याद रखेंगे। तो यही 3 से 4 थिंकर्स हैं, जैसे कि ये कुछ नाम हो गए जॉन स्टाची, जॉन सेले, इनका नाम लेकर के आप कह सकते हैं कि ये सारे थिंकर्स मानते थे कि भारत में क्योंकि डाइवर्सिटी है, भारत में डिसयूनिटी है, इसी वजह से ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे कि भारत में कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है। वहीं पर फिर ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं। तो वैलेंटाइन जोग्राफिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं भारत के फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएशन की बात करते हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाया। ये पॉइंट्स या ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैं अब क्या चाहूँगी कि जब आप अपना पेपर 1 सेक्शन B स्टार्ट कर चुके हैं
तो अब आप अपना टॉपिक वाइज तरीके से, यानी टॉपिक लिखेंगे, उसमें सब टॉपिक लिखेंगे, और सब टॉपिक में जो भी टॉपिक आपका चल रहा है उसके अंदर जो सब टॉपिक में, फॉर एग्जांपल अभी हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो नेशनलिज्म में दो पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताए, एक तो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव या जो वेस्टर्न स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव है, और एक अभी हम नेक्स्ट कवर करेंगे इंडियन स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव। तो कॉलोनियलिस्ट पर्सपेक्टिव में जितने भी थिंकर्स हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे वैलेंटाइन हो गए, और ये कहते हैं जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, तो इस तरीके से आप एक प्रिपेयर कर लेंगे, अपना एक फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ आपको बना के रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आता देखिए सब कुछ है, आपको पता है मैं कुछ ऐसा नया नहीं बता रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने ये सारी बातें ऑलरेडी समझी हुई हैं, लेकिन हमने ये बातें बहुत ही फैक्चुअली समझी थी, उसको एनालाइज बिल्कुल नहीं किया था। हम यहाँ पर पेपर 1 सेक्शन बी जब पढ़ रहे हैं PSIR का, हम एनालिसिस पे ध्यान देंगे, और एनालिसिस करते समय बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई एक्सपर्ट है, उसका ओपिनियन है, उसकी कमेंट्री है, वो ध्यान में रखनी है। अब सपोज करते हैं कि आपको सेम क्वेश्चन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म पे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जनरल स्टडीज़ में आता है। उस केस में आप क्या करेंगे, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स आप यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर पेपर में पढ़े हैं, PSIR में पढ़े हैं, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आप यूज़ करेंगे, लेकिन विदाउट एनी एक्सपर्ट नेम। एक्सपर्ट का कोई नाम आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसीलिए आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री या जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव होंगे। यूजुअली होता क्या है कि बच्चे हिस्ट्री जिस तरीके से पढ़ते हैं और जब मेंस का आंसर लिखने जाते हैं तो उनके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है, ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं होते हैं, ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता है टू से एनीथिंग, और क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और क्वांटिटी भी ख़राब होती है, यही कारण है कि मार्क्स नहीं आते हैं फिर जनरल स्टडीज़ के पेपर में। लाइक आई हैव अ स्टूडेंट, अभी पिछले साल उन्होंने मेंस अपना दिया था UPSC का, एंड ही स्कोर्ड 300+ मार्क्स इन PSIR पेपर, लेकिन उनका यही कहना था कि उनकी दिक्कत हुई सबसे पहले ऐसे के पेपर में, और दूसरी उनकी प्रॉब्लम हुई जनरल स्टडीज़ में। तो याद रखिए कि जो PSIR के लिए आप पढ़ रहे हैं उसको आप जनरल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, बस आपको जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो हटा देना है, बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स, बाकी सारा लॉजिक आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इंडियन नेशनलिज्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि ये जो टॉपिक है हमारा, इसको अल्टीमेटली हम समझ रहे हैं, और ये समझने के बाद ही हम इसके सब टॉपिक्स पे जाएंगे। तो इंडियन नेशनलिज्म का मीनिंग समझ में आया, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हमें समझने थे, जिसमें से हमने वेस्टर्न स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव कवर कर लिया है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे इंडियन नेशनलिज्म के, जो कि है इंडियन स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव, या जिसको हम कह सकते हैं इंडियन स्कॉलर्स व्यू ऑन इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। ओके, सो इंडियन स्कॉलर्स के व्यू अब नेशनलिज्म को लेकर के क्या कहते हैं। बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंकर्स। मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट यहाँ पर थिंकर्स बता रही हूँ, आप अपने नोट्स अगर पढ़ेंगे, आपको जो इजी लगे वो वाला आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव हर बिलास, अब मैं कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी करा दे रही हूँ, जस्ट इन केस आप ये बोलो कि वहाँ तो स्कॉलर ज़्यादा हैं, क्लास में स्कॉलर्स कम हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको जो इजी लगे वो वाला व्यू पॉइंट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आपको सारे याद करने हैं अगेन, लेकिन आंसर लिखते समय आपकी आंसर की क्वालिटी डाइवर्सिटी के साथ में लिंक्ड है, तो याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इंडियन स्कॉलर्स में हरबिलास सारदा को। हरबिलास सारदा कहते हैं कि जो एंशंट हिंदूज हुआ करते थे, एंशंट हिंदूज आर दे आर डिक्लेयर्ड एज द ग्रेटेस्ट नेशन। मतलब पुराने समय में जो हिंदू सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, दैट इज द ग्रेटेस्ट नेशन टू हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। धरती पे जो है
दिस वॉज अ महान देश या नेशन, वॉट एवर आप ऐसे इसको बोल सकते हो। ये इस चीज़ से कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि उस समय पे जो सोसाइटी, जो समाज था, ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ कहाँ तक किया जाता था, ये एक अपने आप में प्रूफ है। या उस समय के जो गवर्नेंस के बारे में हमें पता चलता है कि कैसा गवर्नेंस हुआ करता था, उससे अपने आप पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो है एक नेशन की फीलिंग थी, एक नेशनलिज्म, एक कॉमनैलिटी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो इनका आर्ग्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, या एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और थिंकर को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन राइट लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय का ये कहना है अबाउट इंडियन नेशनलिज्म कि भारत एक नेशन रहा है और भारत एक नेशन पिछले 2000 सालों से है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि वी हैव नेवर बिन अ नेशन, हम पिछले 2000 साल से नेशन की फीलिंग या कॉमनैलिटीज़ या यूनिटी जो है एग्जिस्ट करती है। तो ये कहते हैं कि आने वाले समय में भी भारत एक नेशन की तरह ही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वी हैव औरोबिंदो घोष। ये भी एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हो जाते हैं जो इंडियन नेशनलिज्म पे कहते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा औरोबिंदो घोष का तो हमने थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म भी पढ़ा था। तो औरोबिंदो घोष तो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें औरोबिंदो घोष का आपको अगर टॉपिक याद हो तो हमने कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। तो औरोबिंदो घोष कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हुए कहते हैं कि भारत हमेशा से ही एक नेशन रहा है। तो अपनी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म को प्रपोज करते हुए औरोबिंदो घोष का कहना है कि स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जैसे कि स्पिरिट, सोल, फेथ, रिलीजन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सजेस्ट करती हैं कि भारत का एज अ नेशन एसेंस जो है वो इमॉर्टल है, यानी कि कभी ना मरने वाला। इट इज़ इमॉर्टल। हमारे यहाँ पर सोल, रिलीजन, इसकी इम्पोर्टेंस पहले भी रही है और आज भी उतनी ही है, विच मीन्स देर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ दिस फीलिंग ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे इंडियन स्कॉलर्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं जो भारत के नेशनलिज्म के बारे में कहते हैं। इसके अलावा नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो बिपिन चंद्र जैसे थिंकर्स, आर.सी. मजूमदार हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, बहुत सारे थिंकर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जब भी इंडियन नेशनलिज्म को लेकर के डिबेट होती है, आज भी इसको लेकर के एक एकेडमिक डिबेट चल रही है कि क्या 1857 से लेकर के 1947 तक भारत में जिस तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ली गई, जिस तरीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रन की गई, क्या उनको हम कह सकते हैं कि दैट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म और नॉट। ये पूरी एक डिबेट चलती है और इसीलिए आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन डिबेट्स के फॉर्म में भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिबेट्स अराउंड द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इस डिबेट की शुरुआत कहाँ से होती है? इस डिबेट की शुरुआत हम 1857 की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये एक समय है जब जॉन स्टुअर्ट मिल एग्जिस्ट किया करते थे। याद कीजिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1857 के रिवोल्ट या वहाँ पर जब डिमांड की गई थी तो उसको लेकर के जॉन स्टुअर्ट मिल कहते थे कि भारत में डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उसको कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की स्टेटमेंट्स इस तरीके की थी। जॉन स्टुअर्ट मिल कहा करते थे कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, भारत कोई नेशन नहीं है। ये कहा करते थे कि इंडिया इज़ जस्ट अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन, जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। तो जॉन स्टुअर्ट मिल को आप कोट कर सकते हैं इस डिबेट में और कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत एक नेशन नहीं था, बिकॉज देयर वॉज नो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। लोगों में एक जो यूनिवर्सल यूनिटी की फीलिंग होती है,
ऐसे भारत में नहीं थी। भारत में अलग अलग कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, अलग लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। और बहुत सारे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे कि लॉर्ड कर्जन हो गए, वैलेंटाइन चेरॉल हो गए, वी हैव रीजली ऑल्सो, जो कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसीलिए कैम्ब्रिज स्कूल के एक आपको थिंकर दिखेंगे जो इसी डिबेट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड हिज नेम इज अनिल सील। अनिल सील का क्या कहना है, इन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का टाइटल है द एमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और इस किताब में ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जो इम्पीरियलिस्टिक रूल था भारत में और जो इंडियन लोग रहा करते थे उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। रादर ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट था दैट वाज अमंग द इंडियंस देमसेल्फ, यानी कि आपस में ही इंडियंस जो हैं वो डिवाइडेड थे, आपस में ही वो लोग डिवाइडेड थे, यानी कि यूनिटी नहीं थी। इसी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है दैट कॉन्फ्लिक्ट वाज विद इन द इंडियन कम्युनिटी, इंडियंस के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट था। ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको नहीं दिखेगा। अब इसीलिए आप देखेंगे कि इंपीरियलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है, जैसे कि वी हैव अदर थिंकर्स लाइक आर्ग्यूमेंट्स अगर आपको देने हैं इस डिबेट के बारे में, अगर आपको बताना है फर्दर, तो आप कह सकते हैं कि पर्सिवल स्पियर जैसे थिंकर्स हैं, या वी हैव लॉविस, नेपियर, ये कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो इंपीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रमोट करते हुए कहते हैं कि भारत में जिस तरीके की मूवमेंट्स हुई हैं वो कोई नेशनल मूवमेंट्स नहीं थी, रादर वो कम्युनल मूवमेंट्स थी। कम्युनल मूवमेंट्स थी इसका मतलब यही है कि अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग रीजन्स या लैंग्वेजेस या रिलीजन के लोग सारे एक जगह यूनिफाइड नहीं थे। रादर इनका कहना है कि नेशनलिज्म का तो बस एक कवर दिया जा रहा था, लेकिन जो लीडर्स थे वो बेसिकली ऐसा नहीं था कि यूजुअली क्या होता है कि जब नेशनलिज्म की फीलिंग होती है तो ज़्यादातर जो लीडर्स के आइडियाज़ होते हैं वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इस तरीके के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत के जो लीडर्स थे वो अपने बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो इस तरीके के प्रिंसिपल्स पे फोकस नहीं किया जा रहा था। यही कारण है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसा सेक्शंस थे जो इन मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे थे। इसीलिए इम्पीरियलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव रखते हैं थिंकर्स, उनका ये आर्ग्यूमेंट होता है। तो वी हैव अनिल सील जो ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इंडियंस के बीच में ही आपस में था, कॉन्फ्लिक्ट कोई भारतीय और ब्रिटिशर्स के बीच में नहीं था। देन वी हैव दीज थिंकर्स जो ये कहते हैं कि भारत की कोई नेशनल मूवमेंट नहीं थी, इट वॉज अ कॉम्युनल मूवमेंट। लेकिन फिर हमारे पास आते हैं और भी सारा हिस्टोरियंस। वी हैव R.C. मजूमदार, वी हैव ताराचंद। अब आप बोलेंगे इतने सारे नाम हैं, अगेन आई विल जस्ट से कि जब भी डिबेट की यहाँ पर बात हो, आपने ऑलरेडी इतने सारे थिंकर्स पढ़ लिए हैं, आप चाहें तो नेशनलिज्म पे ये सारे थिंकर्स को मेंशन कर सकते हैं। इसमें से 2-4 थिंकर्स आप इंडियन स्कॉलर्स प्रिपेयर कर लीजिए और 2-3 थिंकर्स आप वेस्टर्न या इंपीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले प्रिपेयर कर लीजिए, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। लेकिन मेरी तरफ से क्योंकि कमेंट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिबेट के अगेंस्ट में मतलब बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिबेट करते समय फेवर में बोलते हैं नेशनलिज्म के, तो आपको वो सारे नाम पता होने चाहिए। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम कभी कोई और बुक रेफ़र करते हैं या समटाइम्स हम कभी
कोई और नोट्स या फिर कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं और वहाँ पर हमें वो इम्पोर्टेंट नाम दिखाई देता है, तो ऐसे पैनिक नहीं होना है आपको। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि पर टॉपिक या मैं कहूँगी पर सब टॉपिक जो है, आप 3 टॉपिक्स फेवर में, जैसे वेस्टर्न स्कॉलर्स वाले हो गए वो प्रिपेयर कर लीजिए, और 3 स्कॉलर्स जो हैं आप 3 से 4, इनफैक्ट इंडियन पर्सपेक्टिव ज़्यादा मैटर करता है, तो 3 से 4 स्कॉलर्स और उनके जो भी कीवर्ड्स हैं कि ये क्या कहते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए एंड दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। लाइक वी हैव आरसी मजूमदार और ताराचंद, और ये कहते हैं कि भारत में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उस समय पे हो रही थी, उसको अगर आप कॉमनल मूवमेंट का नाम देते हो तो ये गलत है। इनफैक्ट ये कहते हैं कि ये नेशनल मूवमेंट ही कहलाई जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि उस समय पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो नेशनल मूवमेंट क्यों कहलाई जानी चाहिए। पहला, कि उस समय पे इंडियंस चाहते थे कि इंडिया एज अ नेशन जो है इवॉल्व हो, और यही कारण है कि आज भी इंडिया का जो आइडिया है, जो एसेंस है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये अपने आप में एविडेंस है कि क्योंकि हमारे अंदर डिज़ायर थी दैट वी वांटेड अ यूनिफाइड नेशन, वो उस समय पे भी प्रेजेंट थी। इसका मतलब है कि नेशनलिज्म की फीलिंग एग्जिस्ट करती थी। हाँ, ये बात सही है कि उस समय का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, या उस समय पे भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर आज के समय पे आप भारत के संविधान को देखेंगे तो आज संविधान हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भारत में आज भी उतनी ही डाइवर्सिटी है, आज भी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ भारत में साथ में रह करके एग्जिस्ट कर रही हैं, को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि भारत में जो भारत के लोग हैं, दे हैव अ स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन। भारत में आप देखेंगे कि जितने भी लोग आए हैं वो आकर के सेटल ही हुए हैं, कभी भारत छोड़ के नहीं गए। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और भारत के लोग अकोमोडेटिंग हैं। ऐसे फॉरेन लैंड से कोई आता है तो उसको भगाते नहीं है, वी आर अकोमोडेटिंग। इसका मतलब है ये अपने आप में जो है नेशन बिल्डिंग की निशानी है। एंड यस, भारत में कुछ चैलेंजेस हैं कि कुछ रीजन्स जो हैं रीजनलिज्म, या आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कम्युनलिज्म। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ जगहों से आपको सेशनिस्ट ट्रेंड्स सुनाई देंगे कि अलग होना चाहते हैं, बोडोलैंड बनाना है या खालिस्तान बनाना है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। या ऐसे चैलेंजेस हैं कि भारत में एथनिक वायलेंस देखने को मिलेगा, लेकिन बावजूद उन सारे चैलेंजेस के ताराचंद एंड आरसी मजूमदार कहते हैं कि भारत की स्पिरिट आज भी एग्जिस्ट कर रही है और धीरे धीरे जो है बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो एनालिटिकली अब आपने समझा नेशनलिज्म के आइडिया को, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने समझा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, आपने फैक्चुअली देख लिया कि अच्छा इस साल में ये शुरू हुई थी मूवमेंट, उसमें ये चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके पीछे की जो एसेंस है, जो एनालिसिस है, वो हमेशा से मिसिंग रहता है जब भी हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। लेकिन आई होप कि इंडियन नेशनलिज्म पे अगर आपको अब क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू टैकल इट विदाउट यूजिंग द नेम ऑफ दीज थिंकर्स। बट एट द सेम टाइम अगर PSR में ये क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का भी आता है, तो अब आपके पास में इनफ डेटा है, इंडियन नेशनलिज्म क्या है, क्या फैक्टर्स थे, और साथ ही साथ अलग अलग स्कॉलर्स, वेस्टर्न स्कॉलर्स हो गए, इसके अलावा इंडियन स्कॉलर्स हो गए। ठीक है, जो डिबेट है उसमें अनिल सील और ये सभी थिंकर्स हैं, आप इनको मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सब टॉपिक्स के साथ में शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक 1 जो अपने आप में एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, वो अब हम कवर कर चुके हैं। अब टॉपिक 1 का जो सब टॉपिक है यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज के साथ में शुरू करते हैं। और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज जैसे कि मैंने आपको बताया 1857 से लेकर के 1947 तक जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई हैं वो स्ट्रैटेजीज हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मूवमेंट्स पे ध्यान देंगे। वी विल बी एबल टू फिनिश
टॉपिक नंबर 1 इन द नेक्स्ट सेशन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज से। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, और क्योंकि हमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज पढ़नी है 1857 से 1947 तक, तो हमें समझना होगा यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि उस समय पे ब्रिटिशर्स जिस तरीके की पॉलिसीज़ भारत में फॉलो कर रहे थे, जैसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की जा रही थी। आप देखेंगे कि उस समय पे जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी। तो ब्रिटिशर्स उस समय पे एक्सपैंड कर रहे थे और इस एक्सपेंशन के चलते काफ़ी नुकसान हो रहा था, जैसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि 1813-23 के आसपास भारत जो है वर्ल्ड की 23% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता था, और ये जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए हैं तो 2% तक सिमट गई थी अपने आप में, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग एविडेंस कि ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर हो रही थी। और पिछले कुछ सालों से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए थे, और इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और फाइनली जो है 1857 की क्रांति यहाँ पर देखी गई। तो यहाँ पर जो है एकदम से सडन आप देखेंगे 1857 के अंदर जो है वॉयलेंस इरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश एम्पायर की जड़ें थी, जो उसकी फाउंडेशंस थी, वो काफ़ी हद तक शेक हुई थी, काफ़ी हद तक हिल गई थी। वाई? क्योंकि इसके बाद जो है आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थी वो बंद कर दी। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है। तो हम ये देखते हैं कि वैसे तो यहाँ पर कोशिश की गई थी कि पूरी तरीके से ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से भारत से खदेड़ दिया जाए, भगा दिया जाए इनको, लेकिन दे वर नॉट सक्सेसफुल इन ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश रूल। ये इनको भगा नहीं पाए, ठीक है। और उसके आपके कारण आपको पता है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ 1857, मैं ये नहीं पढ़ाऊँगी, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एट द सेम टाइम व्हाट आर द कॉजेज़ एज वेल एज व्हाट आर द फेलियर्स, कि क्यों ऐसा हुआ कि 1857 का रिवोल्ट जो है फेल हो गया। तो ये सारे कारण आपको ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ थोड़ा सा एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से, जहाँ पर हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट समझूंगी। तो 1857 के रिवोल्ट को लेकर के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ब्रिटिश थिंकर्स को पूछेंगे, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, अगर आप उनको पूछेंगे कि 1857 के रिवोल्ट के बारे में कुछ कहिए, तो सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि 1857 का रिवोल्ट जो है ये महज एक सिपाही म्यूटिनी थी। ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई नहीं थी, ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी थी। सिपाही मतलब कि जो सिपाही होते हैं, आई होप मैंने हिंदी में सही लिखा है, ये जो सिपाही होते हैं, काफ़ी समय हो चुका है हिंदी में कोई भी चीज़ लिखे हुए, बट ये जो सिपाही थे, ये जो सिपाहीज थे, इन्होंने बेसिकली म्यूटिनी यहाँ पर की थी। एंड इसका मतलब यही है, ये कहते हैं कि ये कोई पेट्रियाटिक फीलिंग के साथ में नहीं रिवोल्ट लाया गया था। इनफैक्ट इस रिवोल्ट में आप देखेंगे कि जो भी इन्वॉल्व था वो सब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए फ़ाइट कर रहे थे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये एक ऐसा इवेंट था जहाँ पर नेटिव लीडरशिप ही नहीं थी। मतलब कि लीडर्स आपको नहीं दिखेंगे, अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए बस जो किया जा रहा था उस तरीके के एक्शंस लिए गए थे। कोई यूनिफाइड एक्शन आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई ब्रिटिश हिस्टोरियन को यहाँ पर कोट करना है तो आप सर जॉन सेले, इनको यहाँ पर कोट कर सकते हैं। सर जॉन सेले कहते हैं
कि 1857 का रिवोल्ट अनपेट्रियोटिक था, यानी कि देशभक्ति की कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे, सेल्फिश अपराइजिंग था। एंड यहाँ पर कोई कॉमन लीडरशिप भी आपको नहीं दिखेगी, नेटिव लीडरशिप नहीं दिखेगी। लेकिन ये तो खैर ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, लेकिन इसके खिलाफ, इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास एक और थिंकर आते हैं, वी हैव वी.डी. सावरकर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी.डी. सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं, 1908 में इनकी किताब का टाइटल था, जिसमें ये 1857 की लड़ाई को कहते हैं इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अपनी किताब में लिखते हैं इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये कहते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था, इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कहते हैं कि उस समय पे अवध को एनेक्स कर लिया गया था, एंड उस समय पे जो सिपाही थे उनके साथ में ये हुआ था, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का आपको पता होगा, राइट। ये मुद्दा था पूरा, और इससे ट्रिगर ज़रूर हुआ था कि अवध का एनेक्सेशन कर लिया गया और ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज़ की गई। लेकिन ये कहते हैं जो आइडिया था कि ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना है, ये आइडिया कोई नया नहीं था, ये बहुत पहले से जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो वी.डी. सावरकर हमारे लिए यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली जब भी 1857 को लेकर के आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप यहाँ पर वी.डी. सावरकर को मेंशन करेंगे। तो वी.डी. सावरकर कहते हैं कि ये जो रेबेलियन यहाँ पर देखा गया 1857 में, यहाँ पर जो भी भारत का लोकल ट्रेडिशन था उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। भारत के जो कस्टम्स थे उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, जो रिलीजन हम फॉलो करते थे उसकी मौकरी की जा रही थी, उसका मजाक बन रहा था। जो रूलर्स थे स्पेसिफिकली, हमारे कस्टम ट्रेडिशन में था कि भाई अगर आपके अपनी खुद की औलाद नहीं है तो आप अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपके खुद की औलाद नहीं है, अब अडॉप्टेड रूलर्स को हम नहीं मानेंगे कि वो यहाँ पर लीगल उनका हक बनता है। तो व्हेन यू वर डिसरिगार्डिंग द अडॉप्टेड रूलर्स, ये अपने आप में भारत के कस्टम्स, भारत की जो प्रथा चली आई है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनका आप मजाक उड़ा रहे हो, उसको डिसरिगार्ड कर रहे हो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में भी ये लिखा है, आप पुराने समय पे भी देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुद की संतान नहीं हो रही है तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो। जो भी आपका अडॉप्टेड बच्चा होगा वो आपका राज्य चला सकता है। तो भारत के जो धर्मशास्त्र थे उनका मजाक यहाँ पर उड़ाया जा रहा था, उल्टा क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा था। तो वी.डी. सावरकर इसीलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर आप 1857 का रिवोल्ट देखेंगे, इसमें एक यूनिफाइंग फीचर था, और वो यूनिफाइंग फीचर था कि वहाँ पर स्वधर्म फॉलो किया गया। स्वधर्म का मतलब है एवरीवन वाज फॉलोइंग वंस ओन ड्यूटी। जो आपकी ड्यूटी बनती है आपको वो करनी चाहिए, और इसीलिए स्वराज, ये सेल्फ रूल चाह रहे थे। तो ये अपने आप में एक एविडेंस है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। इनफैक्ट उस समय पे कुछ ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिन्होंने इस रिवोल्ट को प्लान किया था। तो यानी कि ये जो रिवोल्ट था ये पूरे तरीके से प्लान्ड था, और ये किसी पर्पस के वजह से लिया जा रहा था। इट वॉज पर्पसफुल। ऐसे नहीं था कि कोई लीडरशिप नहीं है और अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो कर दो। देयर वर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस या सीक्रेट सेल्स एग्जिस्ट कर रहे थे जो कि मैसेज एक दूसरे को स्प्रेड कर रहे थे। तो एक सेंस ऑफ पर्पस था, एक सेंस ऑफ प्राइड थी, और साथ ही साथ नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस भी एग्जिस्ट कर रही थी उस समय पे। यही कॉन्शियसनेस थी, इसीलिए तो फिर लोगों ने रिवोल्ट किया। और उस समय पे आपको पता है जो सीक्रेट सेल्स के थ्रू मैसेज स्प्रेड किए जाते थे उसमें कोडेड कम्युनिकेशन हुआ करता था, जो सिर्फ उनको समझ में आएगा जो आपस में बात कर रहे हैं। और इसीलिए इनका एक प्रॉपर और क्लियर एजेंडा था
नेशनलिज्म को लेकर के। दैट इज़ वाई दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा, वीडी सावरकर कहते हैं कि उस समय पे लीडरशिप थी, उस समय पे जितने भी लोग थे उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी दैट दे वांट रिस्टोरेशन ऑफ बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन थे, याद होगा आपको, बहादुर शाह वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। तो उनको वापस से रिस्टोर करने की यहाँ पर कोशिश की गई कि वो दोबारा से मुगल एम्परर जो है बन जाए, यानी कि ये नेशनलिस्ट रीअवेकनिंग ही थी। यानी कि आप ये चीज़ देखेंगे कि ये एक समय ऐसा था कि ब्रिटिशर्स को डिफीट करने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच का जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट था वो भी एंड हो गया था इस समय पे। सो अल्टीमेटली जो है, इवन दो 1857 सक्सेसफुल नहीं रहा, इट वाज डिफीटेड, ये रिवोल्ट पूरी तरीके से डिफीट कर दिया गया, लेकिन जो नेशनलिज्म की स्पिरिट थी वो सरवाइव की एंड इवेंचुअली इसके चलते फ्यूचर में जो और लड़ाइयाँ या और स्ट्रैटेजीज अपनाई गई वो यहीं से आगे बढ़ी। लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो कुछ अलग ही सोचते हैं 1857 के रिवोल्ट को लेकर के। वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी थी, और ये कहते हैं कि बस कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने इनडिसिप्लिनरी वे में एक्ट किया आर्मी के अंडर में ही। और ये तो नॉर्मल होता है, जब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो अंदर ही अंदर इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये कोई अपराइजिंग, मतलब नेशनल अपराइजिंग नहीं थी। ऐसा इसलिए है, ये कहते हैं कि कोई प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि भारत में लोग सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड कर रहे हैं और ये वो डिमांड को पूरा ना करें। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब भी अपने आप को इस दुनिया में मतलब दिखाते हैं, अपना नैरेटिव सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। याद होगा आपको कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म में बिलीव करते हैं। बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म का मतलब है कि हम जो हैं, भगवान ने हमारे ऊपर बर्डन डाला है, हम सभ्य हैं, हम आपको भी सभ्य बनाएंगे, हम आपको गवर्न करेंगे, हम किसी पे रूल नहीं करना चाहते, लेकिन आपको कुछ आता नहीं है इसी वजह से हम आपको सिखाएंगे। तो इस तरीके का एटीट्यूड जो भी पार्टी रखेगी वो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने दूसरों के साथ में गलत किया? द आंसर इज नो, दे विल नेवर एक्सेप्ट इट। ठीक है, यही कारण है कि वीडी सावरकर कहते हैं कि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, इट वॉज अ प्रोट्रैक्टेड बैटल। प्रोट्रैक्टेड बैटल कैसे? कि एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की गई है, अलग अलग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई हैं। अलग अलग समय पे बहुत सारे अलग अलग लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अलग अलग तरीक़ों से जो है कोशिश की गई भारत में आज़ादी लाने की। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1857 से होती है। ठीक है, तो 1857 में वीडी सावरकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो बाकी के हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज आती हैं। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, अब सबसे पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, तो आप इसको कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सबसे पहले एक पॉलिटिकल अप्रोच है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया है ये लिबरलिज्म की फिलॉसफी पे बेस्ड है। लिबरलिज्म में क्या कहा जाता है कि लोग जो होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, रैशनल होते हैं, और क्योंकि लोग रैशनल होते हैं तो लोग आपस में बातचीत करके, डायलॉग के थ्रू जो है, लोग आपस में बातचीत करके अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपस में पीसफुल तरीके से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। राइट, तो इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में इसीलिए आप देखेंगे कि बातचीत करके, डायलॉग करके जो है चेंज लाने की कोशिश की जाएगी।
तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये पहली ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के बाद 1885 के बाद जितने भी लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के मेथड के थ्रू भारत में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो आइडिया है, पहली बात तो ये भारत का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। आपको ये याद रखना होगा कि ये एक इम्पोर्टेड आइडिया है। इम्पोर्टेड आइडिया कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की शुरुआत कहाँ पर हुई है? इसकी शुरुआत हुई है ब्रिटेन में। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं हम पे हुकूमत किया करते थे, दैट इज़ वाई आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ब्रिटेन ने ही ये आइडियाज़ भारत में इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल रूलर्स। तो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है इसको हम इंस्टीट्यूशनल मेथड भी कह सकते हैं, यानी कि उस समय के जो लीडर्स थे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेजिस्लेचर को ज्वाइन करेंगे एंड लेजिस्लेचर में ज्वाइन करने के बाद अंदर से ही बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो उस समय पे लेजिस्लेचर या लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर कोशिश ये की जा रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करके लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखा जाए। एंड साथ ही साथ ये चाहते थे, इनका ये मानना था कि इस तरीके से दे विल बी एबल टू हैव अ फ्री एंड फेयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी कि सही तरीके से इनको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, इनके साथ न्याय होगा बेसिकली। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को भारत में इसीलिए फॉलो किया गया क्योंकि हमारे पास पहली बात तो उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम डायरेक्टली लड़ाई कर पाएँ ब्रिटिश एम्पायर के साथ में। 1857 में कोशिश की गई थी लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही, तो और ज़्यादा कोई ऑप्शन था नहीं, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो किया गया। तो यहाँ पे ये क्या किया करते थे, असेंबली में रेजोल्यूशंस लाने की कोशिश करते थे। तो इनका जो मेथड था वो था पीपीपी मेथड, यानी प्रेयर, पिटिशन, परसुएशन। ये 3 टेक्निक्स फॉलो करते थे और इस टेक्निक के थ्रू कोशिश करते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो न्याय लेकर के आए। एक्चुअली जो मॉडरेट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेथड में, इसीलिए आपको मॉडरेट्स दिखेंगे। और आपको याद होगा कि हमने औरोबिंदो घोष में मॉडरेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि औरोबिंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट थे। इसी वजह से मॉडरेट्स की जो भी इनकी पर्सपेक्टिव हुआ करता था उसको ये क्रिटिसाइज करते थे। एक्चुअली मॉडरेट्स क्या मानते थे? मॉडरेट्स का मानना था कि ब्रिटिशर्स आर जस्टिस लविंग पीपल। इनको बस पता नहीं है कि इनके एक्शंस की वजह से भारत में कुछ नुकसान हो रहा है भारत के लोगों का। इनको लगता था कि अगर हम बताएंगे उनको तो फिर वो जो है जस्टिस और फेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट को ये बात पता थी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इसीलिए लाया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी एक इमेज बनाई हुई थी भारत में कि हम कभी भी जो है भारत में फोर्स के थ्रू या कोअर्सिव मेथड के थ्रू रूल नहीं करेंगे। और यही कारण है कि ब्रिटिशर्स ने कभी ज़्यादा वायलेंस डायरेक्ट यूज़ नहीं किया। ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं है कि कोअर्सिव या फोर्स करके ही रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने अपनी हेजीमनी बनाने की कोशिश की। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब आगे जाकर के मास सत्याग्रह शुरू होगा, आगे जाकर के स्पेसिफिकली जब गांधी जी आएंगे तो गांधी जी काउंटर हेजीमनी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। यानी सबसे पहले तो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स अपने आप को इतना बेनेवलेंट बनते हैं, जो ब्रिटिशर्स अपने आप को जस्टिस लविंग, पीस लविंग समझते हैं,
अपनी इमेज ऐसी बनाई हुई है, वो ऐसे है नहीं। गांधी जी बहुत ही ज़्यादा इस मामले में जो है बहुत ही आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिस्ट थे। गांधी जी समझते थे ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छे से, उनकी साइकोलॉजी को, मासिस की साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से समझते थे। इसीलिए गांधी ने वो सारी मूवमेंट स्टार्ट की, कब शुरू करनी है कब एंड करनी है गांधी को पहले से ही पता था। तो काउंटर हेजीमनी इसीलिए सक्सेसफुली गांधी जी बिल्ड कर पाए और लोगों को ब्रिटिशर्स की असलियत दिखा पाए। तो अल्टीमेटली लेकिन तब तक तो गांधी जी आए नहीं थे। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मेथड जब फॉलो किया जा रहा था, जब यू नो यू विल सी कि अर्ली नेशनलिस्ट एग्जिस्ट करते थे। तो उस समय पे ब्रिटिशर्स ने क्योंकि अपनी लेजिटिमेसी बनाई हुई थी, अपनी हेजिमनी बनाई हुई थी, कुछ अच्छे अच्छे एक्शंस भी लिए थे इंडियंस के लिए। यही कारण है कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को असेंबलीज में पार्टिसिपेट करना, इंडियंस को सिविल सर्विसेज में वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब अलाउ कर दिया था। इसी वजह से लोगों को लगता था कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही जस्टिस लविंग पीपल हैं। और यही कारण है कि प्रेयर, पिटिशन एंड परसुएशन जैसे मेथड्स फॉलो किए जाते थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। बहुत बार डिमांड की गई रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए, लेकिन ये डिमांड जो है हमेशा खारिज कर दी गई। और उल्टा 1909 में आप देखेंगे कि मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जिनको हम मॉडरेट्स भी कह सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज मॉडरेट्स, या फिर हम अर्ली नेशनलिस्ट भी इनको कह सकते हैं। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मॉडरेट्स थे, इनकी क्या आप कह सकते हैं कि कारण थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो कर रहे थे। पहला, आइडियोलॉजिकल रीजंस। अब देखेंगे कि भारत में उस समय पे जो एजुकेशन पॉलिसीज फॉलो की गई थी और एजुकेशन पूरी ही वेस्टर्नाइज थी, तो आप इसीलिए देखेंगे कि इस तरीके की क्लासेस इमर्ज हो रही थी वहाँ पर, जो वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़ के आ रहे थे और लिबरलिज्म के आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। और ये मानते थे कि ब्रिटिश जो है रूल इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और इसीलिए ये बड़ा ही फेथ रखते थे, बड़ी होप रखते थे कि ब्रिटिश जो है वो सही काम ही करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एम जी रानाडे का मानना था कि ब्रिटिशर्स ने भारत में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया और इसके लिए ये ब्रिटिशर्स को थैंक यू बोलते हैं। ये कहते हैं कि ब्रिटिश रूल भारत में एक डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी कि भगवान की देन है। भगवान ने ही चाहा कि ऐसा भारत के साथ में हो बेसिकली, ताकि भारत में जो ईविल या जिसको हम तमस कहते हैं, तमस या ईविल कहा जाता है, जो भी डार्क एलिमेंट्स भारत में सोशल ईविल फॉलो होता है, उसको ताकि एलिमिनेट किया जा सके, उसको मिटाया जा सके। क्योंकि पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मिस रूलिंग हुई है भारत में और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी। तो ब्रिटिश रूल आया ताकि इस ईविल को सबसे पहले हटाया जा सके। इसके अलावा वी हैव एम जी रानाडे के अलावा दादा भाई नौरोजी हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, जो आइडियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और ये तो कहा करते थे कि ब्रिटिशर्स को ऐसे इंस्टीट्यूशंस भारत में इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो ट्रूली सेंस में ब्रिटिश इन कैरेक्टर ही हैं, ताकि पूरी तरीके से इंडियंस और ब्रिटिशर्स का परमानेंट यूनियन हो जाए। ऐसे ही दादा भाई नौरोजी यही माना करते थे कि ब्रिटिश आर जस्टिस लविंग पीपल। दूसरा कारण था प्रैग्मेटिक रीज़न कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो किया गया। प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले का यही कहना है कि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर आपको ब्रिटिशर्स के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेना है तो डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए तो बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और इंडियंस के पास वैसा कोई रिसोर्सेस नहीं थे। इस तरीके के एक्शंस लेने के लिए इंडियंस रेडी भी नहीं थे। सिमिलरली अगर गोखले के अलावा हम बात करें तो वी हैव सी वाई चिंतामणि कहते हैं कि डायरेक्ट एक्शंस इन्वॉल्व करने से पहले
भारत में जो अंदरूनी तौर पे डिविजन्स थी, जो इंटरनल डिविजन्स एग्जिस्ट कर रही थी आपस में, जो लोग डिवाइडेड थे, जो भारत में डिसयूनिटी थी, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता। और डिसयूनिटी उस समय पे भी एग्जिस्ट कर रही थी, तो डायरेक्ट एक्शन तो पॉसिबल ही नहीं था भारत के लिए। यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो किया गया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से कोई ऐसा खास बेनिफिट मिला नहीं। जैसे कि तिलक कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो है काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो एक एलियन ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि हमने तो उनको इलेक्ट नहीं किया है। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसको हमने इलेक्ट नहीं किया है, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपके लिए वो सारी चीज़ें करें? इट इज़ लाइक अ पॉलिटिकल सुसाइड अगर आप ब्रिटिशर्स से इन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं तो। सिमिलरली औरबिंदो घोष का ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स जो हैं वो ये दर्शाता है कि जो हमारे लीडर्स हैं, क्योंकि औरबिंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट थे, वो मॉडरेट्स के जो मेथड थे उस पर अग्री नहीं करते थे। तो औरबिंदो घोष कहते थे कि जो हमारे लीडर्स हैं दे आर इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट, मतलब उनका जो दिमाग है उसमें भूसा भरा हुआ है, आप ऐसे कह सकते हैं कि खाली है एकदम। ठीक है, इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट है। क्यों? क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कॉलोनियलिज्म जो ब्रिटिशर्स ने किया है वो हमारे यहाँ पर रूल करने या हमको सभ्य बनाने नहीं आए हैं। दे शुड अंडरस्टैंड द रूट्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म और वहाँ पर स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। यानी कि औरोबिंदो घोष पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, और इसीलिए तो औरोबिंदो घोष ने उस समय पे पैसिव रेजिस्टेंस की जब बात की तो वहाँ से स्वराज मूवमेंट की शुरुआत होती है, वहाँ से बॉयकॉट शुरू होता है फॉरेन गुड्स का, वहाँ से स्वदेशी, आई विल नॉट से स्वराज बट ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट ऑफिशियली बोलेंगे इसको, इसकी शुरुआत होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं क्रिटिसिज्म में। इसके अलावा पंडित नेहरू आते हैं। पंडित नेहरू भी यही कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड काम नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थोड़ी ना है, हमने थोड़ी ना उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, तो आपको कैसे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स काम कर जाएंगे? लेकिन अपार्ट फ्रॉम बाल गंगाधर तिलक, औरबिंदो घोष एंड नेहरू, हमारे पास एक और असेसमेंट आता है बिपिन चंद्रा का। अब बिपिन चंद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, और बिपिन चंद्रा कहते हैं कि देखिए डायरेक्ट एक्शन तो पॉसिबल तभी होता है जब देश के जो लोग होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जब उनमें यूनिटी होती है, जब उनके अंदर एक कॉमन कॉन्शियसनेस होती है, कि उनके अंदर एक कॉमन गोल होता है जिसके प्रति वो काम करते हैं। लेकिन बिपिन चंद्रा कहते हैं कि ऐसा उस समय पे पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कॉलोनियल रूल भारत में क्या कर रहा था, वो इंडियंस को साथ में तो लेके आ रहा था, लेकिन उनकी जो अंदरूनी मतलब सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस थी ना, वो मिसिंग थी। और बिपिन चंद्रा कहते हैं कि उस समय के जो लीडर्स थे, जैसे जो मॉडरेट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉलो कर रहे थे, ये लीडर्स भी थे, लेकिन साथ ही साथ ये लोग लर्नर्स भी थे, ये भी खुद सीख रहे थे। ऐसा नहीं है कि उस समय पे इंपीरियलिज्म को लेकर के, कॉलोनियलिज्म को लेकर के कोई रेडीमेड क्रिटिक सामने आया हो। कोई रेडीमेड क्रिटिक नहीं था कि जिसको पढ़ के वो एकदम से समझ जाए कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली में भारत में क्या कर रहे हैं। पहला जो इंपीरियलिज्म पे एनालिसिस है, कॉलोनियलिज्म पे जो एनालिसिस है, वो लेनिन लेकर के आए थे, और लेनिन आए थे अपनी किताब के साथ 20th सेंचुरी में। तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक जो है इस तरीके की स्ट्रैटेजीज फॉलो की गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो किया गया। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स हर चीज़ गलत ही कर रहे थे भारत में। ब्रिटिशर्स ने भारत में कुछ गुड प्रैक्टिसेस भी शुरू करी हैं। इसीलिए भारत में आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो सारी गलत चीज़ें ऊपर सरफेस पे नहीं दिख रही थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी वहाँ पर थी जो दिखाई दे रही थी। यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉलो किया गया।
अब ये बात बिपिन चंद्रा मानते हैं कि ठीक है, मॉडरेट्स ने मास स्ट्रगल नहीं किया, मतलब मासेस को इस साथ में नहीं ला पाए, लेकिन आइडियोलॉजिकल लेवल पे तो इन्होंने नेशनलिज्म के जो आइडिया था उसको बरकरार रखा। एटलीस्ट फाउंडेशन इन्होंने बना के रखी, जिस फाउंडेशन पे आगे जा करके जो मास मूवमेंट लॉन्च होगी गांधी के आने के बाद वो टिकेगी। तो वो फाउंडेशन मॉडरेट्स ने बना दिया था। इसीलिए बिपिन चंद्रा एमजी रानाडे को कोट करते हुए कहते हैं, जहाँ पर एमजी रानाडे कहते थे कि हम जब असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं और ब्रिटिशर्स के सामने मेमोरियल्स रखते हैं, रेजोल्यूशंस रखते हैं, तो वो रेजोल्यूशन ब्रिटिशर्स के लिए नहीं है, वो सारी चीज़ें हम इंडियंस के लिए एड्रेस कर रहे हैं कि आप सुने और आप समझेंगे हम आपके लिए क्या डिमांड कर रहे हैं। सिमिलरली गोखले को कोट करते हैं बिपिन चंद्रा और कहते हैं कि गोखले ने उस समय पे ये बात कही थी कि हम एक ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पर हम कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहें तो भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारे फेलियर्स बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे जो सक्सेसेस हैं वो बहुत कम होंगी, लेकिन हमें इसी में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फेलियर से ही आने वाले समय में जो हमारा देश होगा वो सीखेगा। यानी कि इन्हीं फेलियर्स के थ्रू हमारे देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एमर्ज होगा। तो ये था मॉडरेट्स का आइडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज आता है, वो भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर लाल बाल और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब एक्सट्रीमिस्ट थे और ये मॉडरेट्स के जो एक्शंस थे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। यही कारण है कि ये जो है एक अलग अप्रोच रखते हैं और यहाँ पर इन्होंने जो है स्वराज का आइडिया प्रपोज किया। औरोबिंदो घोष अगर हम देखें तो जब औरोबिंदो घोष स्वराज की बात करते हैं तो वो हमेशा कंप्लीट सेल्फ रूल की बात करते थे, ठीक है। लेकिन जब एक्सट्रीमिस्ट स्वराज की बात करते हैं, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जब ये स्वराज की बात करते थे तो इनके स्वराज का मतलब होता था डोमिनियन स्टेटस भारत को दे दिया जाए, मतलब भारत सेल्फ रूल तो करे लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जगह डोमिनियन स्टेटस हो, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट की अप्रोच इस वजह से थी क्योंकि भाई वो इतने टाइम से जो है पेशेंस रखे हुए थे लेकिन कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो नहीं रहा था। जो भी रिफॉर्म्स की ये डिमांड करते थे, ब्रिटिशर्स रिफॉर्म्स ला रहे थे लेकिन बहुत ही छोटे छोटे रिफॉर्म्स होते थे और बहुत लेट लेके आते थे। जैसे 15-20 सालों से डिमांड हो रही होगी तो 15-20 साल के बाद वो चीज़ बदलाव लेके आए। तो यानी कि जो आपके एस्पिरेशंस हैं वो पूरी ही नहीं हो पा रही हैं और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे एक्सट्रीमिस्ट। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं प्रजाद्रोह यानी कि लोग रेजिस्ट करें गवर्नमेंट को, इस तरीके की बात करते थे। और यही कारण है कि उस समय पे इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो पैसिव रेजिस्टेंस की थी, बॉयकॉट किया जाए फॉरेन गुड्स को, स्वदेशी फॉलो किया जाए, नेशनल एजुकेशन, नेशनल कोर्ट्स, इन सब पे ध्यान दिया जाए, इस पे ज़्यादातर फोकस करते थे। तो एक बात तो साफ है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पहला स्टेप था और दूसरा स्टेप था एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो पहले स्टेप में मॉडरेट्स आ गए और ऑब्वियसली इसमें कुछ हो नहीं पा रहा था, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही था कि अब लोग जो हैं इम्पेशेंट हो जाएंगे और फिर वो पैसिव रेजिस्टेंस मेथड फॉलो करेंगे। और ये जो स्टेप होगा ना, ये भी अपने आप में एक फाउंडेशन बनाएगा और इसी फाउंडेशन पे आगे जा कर के मास सत्याग्रह शुरू होगा, क्योंकि इसी फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड अगर आप देखेंगे तो गांधी जी आएंगे और पैसिव रेजिस्टेंस, स्वदेशी, वो सारी चीज़ें जो एक्सट्रीमिस्ट फॉलो कर रहे थे उसी को आगे बढ़ावा देंगे। तो गांधी जी आते हैं और आप देखेंगे फिर नेशनल जो मूवमेंट होगी किस तरीके से जो है एक मास मूवमेंट बन जाएगी सक्सेसफुली। देखिए, मास मूवमेंट मतलब जब सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो मास मूवमेंट दो टाइप की होती है।
पहली जिसको आप कंट्रोल कर सको, और दूसरी जो अनकंट्रोल्ड होती है, आपके कंट्रोल के बाहर होती है। ठीक है, जैसे अनकंट्रोल्ड का अगर मैं एग्जांपल दूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया। ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट थी, ये अनकंट्रोल्ड थी। लेकिन रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, ऐसे ही जो गांधी ने मूवमेंट्स लॉन्च की वो सारी कंट्रोल्ड मूवमेंट थी, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्लान करके लाई गई थी। कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि प्लान्ड होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, पूरा डायरेक्शंस वगैरह कि कैसे करना है, कब करना है, एंड पूरा कंट्रोल रहता है लीडर का। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हुई, गांधी जी ने लॉन्च की, और गांधी जी ने ही उसको एंड भी कर दिया था। उसको एंड करने का कारण था, गांधी जी एक मास साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, यानी कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी थे, और साथ ही साथ समझते थे कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग कब तक फाइट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स से। वो समझते थे लोगों को कि एक समय ऐसा आएगा जब लोगों का मनोबल टूट जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही, ताकि उनका मनोबल नीचे ना जाए, गांधी जी पहले ही मूवमेंट को एंड कर देते थे। क्यों पहली बार गांधी जी ने ये चीज़ की? क्योंकि गांधी जी टेस्ट कर रहे थे कि क्या लोग जो हैं, मतलब कितना लंबे समय तक जो है वो कर पाते हैं, लड़ पाते हैं। क्योंकि गांधी जी को ये बात साफ पता थी कि एक साल में तो हम आज़ादी नहीं पा सकते हैं, ये कोई शॉर्ट टर्म में नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म की कहानी है और लंबा खेलना पड़ेगा। वनडे मैच में नहीं चलेगा, टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। और इसीलिए जो है गांधी जी ने, जैसे ग्रामसी कहा करते थे ना, काउंटर हेजीमनी बिल्ड करो। क्योंकि जो स्टेट होता है वो ओपेक होता है, मतलब उसके अंदर की जो भी गड़बड़ होती है ना वो छुपी हुई होती है। वो अपने आप को ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें जो आपको पता होता है कि क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले तो ये जो ओपेक बने हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको हमें उसकी सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि ये लोग एक्चुअली में हैं कौन। गांधी जी ने इनको मजबूर किया वो सब दिखाने के लिए। जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च की तो गांधी जी ने नॉन वायलेंस कहा, दैट वी विल यूज नॉन वायलेंस। गांधी जी ने कहा कि बहुत पीसफुल तरीके से हम बाइकॉट करेंगे। अब ब्रिटिशर्स के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि करें तो करें क्या, क्योंकि ये लोग वायलेंस कर नहीं रहे हैं। अगर ये वायलेंस करते तो बदले में हम इनके ऊपर इतना सारा वायलेंस करते, इनको जेल में डाल देते, और वो पूरी दुनिया में जस्टिफाइड भी होता कि हमने जो किया वो सही किया। लेकिन क्योंकि ये पीसफुली बस इतना कह रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस नहीं ज्वाइन करेंगे, हमारे गुड्स नहीं फॉलो करेंगे, तो अगर हम इनके ऊपर अब वायलेंस यूज़ करते हैं तो हमको फिर से बोला जाएगा कि आप तो यू नो करप्टेड हैं, या आप कह सकते हैं कि इनका ट्रू नेचर दिख जाएगा। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स के पास में ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन था, एंड गांधी जी ने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की। तो इसीलिए गांधी जी की जो अप्रोच थी, जो भी अप्रोच गांधी जी उस समय पे फॉलो करते थे मास मूवमेंट्स में, वो प्रोएक्टिव होती थी। प्रोएक्टिव मतलब बिल्कुल सोच समझ के प्लान करके किया करते थे। गांधी जी सामने वाले की कोर्ट में बॉल छोड़ते ही नहीं थे। ठीक है, हमेशा कोर्ट में बॉल इनकी होती थी, ये डिसाइड करते थे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, और क्या मुद्दा है जिसको मुद्दा को बना करके मूवमेंट लॉन्च कर देनी है। तो यानी कि गांधी जी अपने दुश्मन को फोर्स करते थे, मजबूर करते थे कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमेशा जो है गांधी जी ऐसे इनिशिएटिव्स लिया करते थे, और ब्रिटिशर्स के पास में कोई चॉइस नहीं छोड़ते थे। तो लोगों को लगता है गांधी जी की अप्रोच बहुत ही डिफेंसिव थी, जबकि असली में गांधी जी की अप्रोच बहुत ही ऑफेंसिव थी। गांधी जी नॉन वायलेंस और पीसफुल तरीके से, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनको पोक कर रहे थे, उनके खिलाफ काउंटर हेजीमनी बिल्ड कर रहे थे। बिपिन चंद्रा यही बात करते हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने एक ऐसे समय पे स्टार्ट की, पैन इंडिया लेवल पे स्टार्ट की, जब उनको लगा कि अब सभी सही समय है, इसका मुद्दा बना के एक मूवमेंट लॉन्च करके देखता हूँ।
उस समय पे रौलत एक्ट लाया गया था, उस समय पे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी 1919 में, उस समय पे हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जनरल डायर को जो है ब्रिटिश पब्लिक में बहुत सपोर्ट मिला था। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई थी तो इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था भी बहुत खराब थी और खिलाफत मूवमेंट भी उस समय पे चल रही थी। तो गांधी जी को ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स दिखे जिसके चलते गांधी जी ने सोचा कि भाई मुस्लिम्स भी साथ में आ जाएंगे और हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब। और इसीलिए आप देखेंगे कि नागपुर सेशन है 1920 का, जब कांग्रेस ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल का प्रोग्राम अडॉप्ट किया और गांधी जी ने उस समय पे लॉन्च किया कि एक ही साल के अंदर हम स्वराज पा जाएंगे। गांधी जी को पता था पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मतलब हम सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे लेकिन हम वॉयलेंस भी नहीं करेंगे। तो जितने भी टाइटल्स थे सरकार की तरफ से, जो भी ऑनर्स दिए गए थे, वो सारे सरेंडर कर दिए गए। गवर्नमेंट जो स्कूल्स थे, जो कॉलेजेस थे, जो फॉरेन क्लोथ्स थे, सब बायकॉट कर दिया गया। नो टैक्स कैंपेन चलाया गया, नेशनल स्कूल्स खोले गए, पंचायत कोर्ट्स खोली गई, खादी प्रमोशन होने लगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया जाने लगा, इस तरीके की चीज़ें लाई गई थी। तो अल्टीमेटली जो है, लेकिन फिर चौरी चौरा इंसिडेंट में, जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, गांधी जी ने बोला कि अब तो बंद कर दीजिए इसको। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी बहुत ही समझदार थे। उनको पता था, वो सिर्फ जानना चाहते थे कि मासेस जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि नहीं है। उनको भी पता था कि अगर अब नहीं हुआ, 20 में लॉन्च किया, 22 आ चुका है और अभी भी बंद नहीं किया मैंने, तो लोगों को लगेगा कि कोई हमें आज़ादी मिलेगी ही नहीं। तो गांधी का जो आइडिया था, मतलब बंद करने का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड करने का, बिपिन चंद्रा उसको कहते हैं कि गांधी ने बहुत ही ग्रेसफुली एग्जिट किया था। क्योंकि तब तक आते आते मासेस जो थे, जो लोग थे, जो रेवोल्यूशन में या आप कह सकते हो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे। और उसी समय पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वायलेंस का प्रयोग किया गया था इन चौरी चौरा इंसिडेंट। तो गांधी को पता था कि अब ब्रिटिशर्स के पास में एक रीज़न मिल जाएगा वायलेंस यूज़ करने का लोगों के ऊपर, और फिर वो लोग अगर वायलेंस यूज़ करेंगे तो लोग डर जाएंगे और दोबारा से कभी आज़ादी के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। दोबारा से फिर मूवमेंट को रीबिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप देखेंगे कि वैसे तो एक फेलियर था। जो ऑब्जेक्टिव्स उसमें कहे गए थे वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए गए। जो प्रॉमिसेस कांग्रेस ने दिए थे, जो प्रॉमिसेस गांधी ने दिए थे, वो पूरे नहीं किए गए। लेकिन फिर भी गांधी को वो सब मिला जो गांधी चाहते थे। गांधी मासेस के कैपेसिटी टेस्ट करना चाहते थे। गांधी ये जानना चाहते थे कि बेसिकली कांग्रेस, ताकि लोगों को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ना दिखे, कि कांग्रेस जो पूरी देश है उसके लोगों को रिप्रेजेंट करती है, गांधी ये दिखाना चाहते थे। और साथ ही साथ आपको कुछ सक्सेस भी मिलेगा। उस समय पे प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट हो रही थी, उसको बॉयकॉट किया गया। उस समय पे फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया गया। फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब ये मूवमेंट डायरेक्ट चैलेंज था ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को, क्योंकि देखिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी वो सिर्फ कॉलोनियलिज्म के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को टारगेट कर रही थी। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस, इसका मतलब है कि हम जानबूझ करके आपकी अथॉरिटी नहीं मानेंगे। तो अब ये आपकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या लेजिटिमेटली हम पे रूल कर रहे हो, उसको क्वेश्चन किया जा रहा था। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुकाबले जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ये ज़्यादा ऑफेंसिव थी। गांधी चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि वो फोर्स यूज़ करें ताकि दिखे सबको कि मिथ है। जब ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हम तो प्यार से आप लोगों के साथ में मिल करके आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, दिस इज़ अ बिग मिथ। तो क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब यही है कि ब्रिटिशर्स हार मान गए, और फोर्स यूज़ करेंगे तो वो जो हेजीमनी उन्होंने बनाई हुई थी ना, अपनी इमेज बनाई हुई थी, वो इमेज पूरी तहस नहस हो जाएगी। तो इस तरीके से गांधी ने उस समय पे 11 डिमांड्स रखी थी। कुछ ऐसी डिमांड्स थी जिनको एक्सेप्ट कर लिया गया। अल्टीमेटली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हो गई।
और फाइनली फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त रेवोल्यूशन आता है। अगेन मैं उसके बीच की सारी डिटेल्स स्किप आउट कर रही हूँ, आपको पता है नेहरू रिपोर्ट आई, ये हुआ वो हुआ, वो सब आपको पता है। आई एम नॉट डिस्कसिंग दोज इवेंट्स, मैं सिर्फ जो मेजर मास मूवमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को मोस्ट अनगांधीयन मूवमेंट कहा जाता है। अनगांधीयन मूवमेंट कैसे? अभी तक तो गांधी जी कहते थे वायलेंस मत यूज करो, कहते थे सत्याग्रह जो है वो फॉलो करो, लेकिन पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने कहा कि फोर्स यूज कीजिए, वायलेंस यूज कर सकते हो, और अगर आपसे ज़्यादा कोई स्ट्रांग है, आपके ऊपर एग्रेशन कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ फोर्स यूज कीजिए। गांधी ने कहा करो या मरो, डू और डाई। लेकिन अगर आप जिंदा रह गए और आपकी देश अभी भी गुलामी में है तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। इसीलिए डू और डाई एक फ्रेज जो है गांधी जी ने उस समय पे प्रमोट किया। तो उस समय पे गांधी जी यही कहते थे कि नेशन सरवाइव करेगा, अगर लोग अपने देश के लिए मरने को तैयार हैं तो वो देश हमेशा सरवाइव करेगा। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी गांधी ने यहाँ पर फॉलो की। इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट को अनगांधीयन कहा जाता है, क्योंकि गांधी तो कहा करते थे कि बुरा मत करो, राइट, और कभी भी इविल से हेट मत करो, जो मतलब बेसिकली जो गलत कर रहा है उससे कभी नफरत मत करो, लेकिन जो गलत हो रहा है उसको चेंज करने की कोशिश करो। लेकिन अब गांधी जी ने साफ साफ बोल दिया था कि ब्रिटिशर्स को खदेड़ के बाहर निकाल दो। तो इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप देखेगा कि जितनी भी टॉप लीडरशिप थी सबको अरेस्ट कर लिया गया, सबको जेल भेज दिया गया। अब ऐसे समय पे जब टॉप लीडर्स अवेलेबल नहीं थे तो ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप इमर्ज हुई अपने आप। कॉमन मैन, आम इंसान अपने आप में एक लीडर बन गया और सामने आया और जो है फाइट करने लगा। तो यानी कि जैसे हमने मार्क्स के रेवोल्यूशन की थ्योरी में पढ़ा था ना कि क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाती है। यानी कि जब आपको रियलाइज होता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और साथ ही साथ आप ये देखते हो कि आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन कौन गलत कर रहा है और क्यों गलत हो रहा है, जब आपको पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो जाता है कि आप अलग हो इस वजह से, तो फिर अब आप रिवोल्ट करोगे। तो गांधी ने इसीलिए कहा कि अब समय आ चुका है डायरेक्ट अटैक करने का, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट आपका लास्ट स्ट्रगल होगा, ठीक है, और करिए इसको और देश को आज़ाद कराइए। लेकिन जब गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की तो इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अंबेडकर ने कहा कि गांधी पागल हो गए हैं, दिस इज़ द मैड वेंचर ऑफ गांधी। एम एन रॉय का कहना था कि गांधी अगर ऐसा करेंगे तो जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, फांसीवादी फोर्सेस को बढ़ावा देंगे। हिंदू महासभा ने कहा कि ये हिंदू कॉज के लिए बहुत ही खतरनाक है। मुस्लिम लीग ने भी इसको अपोज किया, और कांग्रेस के अंदर सी राजगोपालाचारी थे, वो भी ये कहते थे कि भाई अगर ऐसा करोगे तो ये तो कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा, अनकंट्रोलेबल एनार्की होगी। लेकिन अल्टीमेटली जो है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और आप देखेंगे कि 1947 तक आते आते भारत आज़ाद हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी स्टडी की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये सारी चीज़ें हमने कवर की। हमने इंडियन नेशनलिज्म समझा, कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं ये समझे। बाकी आपके नोट्स में इसको बहुत ही थरली मैंने दिया हुआ है, चाहे फिर वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट है, उसके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। कोई डाउट आए तो पूछिएगा। मूवमेंट्स वाला जो टॉपिक है जिसमें मिलिटेंट, पीजेंट, वर्कर, वुमेन, एंड आई थिंक वी हैव रेडिकल ह्यूमनिस्ट मूवमेंट एंड अदर्स ऑल्सो, खैर ये हम अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दिस। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली में आपका टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी में सारी मॉडर्न हिस्ट्री आपके एक तरीके से कवर हो जाती है, लिंक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के रखिएगा, ठीक है।
एंड आपके टॉपिक नंबर 3 से फिर आपकी जो बेसिक पॉलिटी होती है वो स्टार्ट होती है। और मेनली जो आखिरी के टॉपिक्स हैं उस पर हम पहले ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। पॉलिटी भी मैं आपको जल्दी करा दूंगी, बट मेन हमारा जो फोकस रहेगा लास्ट के, जैसे वी हैव 7 आई थिंक 8 9 10 11 टॉपिक हैं, ये वाले टॉपिक्स हैं, ये मेनली ऐसे हैं जो पॉलिटिकल मतलब इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट्स, तो ये टॉपिक्स पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पर टॉपिक पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे जब भी आप पेपर 1 सेक्शन बी को तैयार करेंगे, पहले टॉपिक 1, फिर टॉपिक 2, उसके बाद सीधा टॉपिक नंबर 7 8 9 10 और 11 इस पे स्विच करेंगे। उसके बाद 3 4 5 एंड 6 पे जाएंगे, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए, दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस शुड बी योर सेकंड प्रायोरिटी एंड दिस शुड बी योर थर्ड प्रायोरिटी। इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर भी सकते हैं क्योंकि आपकी जो बेसिक पॉलिटी है वो उसके साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।